स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दे रहा है विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? विषुवत वृत्त। और आपको पता होगा विषुवत वृत्त किसे कहते हैं, मैं पढ़ाया हूं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रहा है विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। बहुत ध्यान सुनिएगा, विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। और 3 नंबर पे दे रहा है विषुवत वृत्त से उत्तरी या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। ध्यान से सुनिए, विषुवत वृत्त से उत्तरी या दक्षिणी कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। और आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। बताइए कौन सा कथन सत्य है, किसके संदर्भ में? विषुवत वृत्त के संदर्भ में। ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, फटाक से बोलिए। चलिए आपका टाइम होता है अब, और अब आप हमारी बात सुनिए। विषुवत वृत्त का मतलब होता है दोस्तों भूमध्य रेखा की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं। मतलब वही भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरी हुई है, जिसको हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं। तो चाहे आप उसको विषुवत वृत्त बोल लो, चाहे 0 डिग्री लाइन बोल लो, चाहे आप भूमध्य रेखा बोल लो, ठीक है, चाहे उसको विषुवत रेखा बोल लो, सब नाम उसी का। मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया भूमध्य दूरी। जितना चलना पड़ेगा आपको उत्तरी ध्रुव में जाने के लिए, उतना ही चलना पड़ेगा आपको दक्षिणी ध्रुव में जाने के लिए। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल बीचों बीच से गुजरा हुआ, तभी तो दोनों ध्रुव समान पर होंगे। तो 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। तीसरा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि विषुवत वृत्त से उत्तरी तथा दक्षिण की कोणीय माप को देशांतर कहते हैं। नहीं यार, उत्तर से दक्षिण की कोणीय माप को देशांतर बोल दोगे तो देशांतर तो अलग डिग्री हो गया ना, वो तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1 और 2, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, इस तरह की पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं होती है, ये मात्र एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, यह मात्र एक काल्पनिक रेखा है। और एक चीज और याद रखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं, सब की सब रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। देशांतर किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर कहा जाता है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करा किस या किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ में बिंदु कहते हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को, उसका नाम क्या है ये तो मैं आपको बता दूं, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाओगे। उसका नाम है ग्लोब। अब ग्लोब आगे इसके लिखा हुआ है अक्षांश एवं देशांतर। चैप्टर का नाम क्या है? अक्षांश एवं देशांतर। और हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सीरीज को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और डेली हम लोग यही काम करेंगे, पूरा ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री, पूरा साइंस में एनसीईआरटी के लेवल पे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहेंगे तो कवर हो जाएगा, नहीं जुड़े रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग टैलेंटेड हुई हो। करेक्ट, किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं? बताइए, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताओगे? बताओ क्या बताओगे? अरे जब पढ़े रहोगे तब ना बताओगे मेरे भाई। किस या किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है? बताइए। अरे यार, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है। हालांकि तो उसको रेखा भी बोला जाता है, लेकिन वो रेखा ना होके क्या, जिसे बोलते हैं 90 डिग्री, 0 डिग्री लाइन है, 90 डिग्री लाइन। तो लाइन जो 90 डिग्री वाला है वो लाइन नहीं है, सिर्फ एक बिंदु है, ठीक है। और उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आधारभूत संदर्भ बिंदु। कोई दिक्कत आपको? समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसकी आकृति बिल्कुल गोल है, कोई किनारा है ही नहीं कि इसको आप नाप सके, आप उसका मेजरमेंट कर सके, ठीक है। तो इस तरह से कोई जगह ही नहीं बन पाता, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? आधारभूत संदर्भ बिंदु। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों को माना जाता है। आगे दे रहा है क्वेश्चन, नीचे दिए गए सूची को मिलाना। इस तरह से क्वेश्चन आपके आईएएस में भी आते हैं और पीसीएस में भी आते हैं, तो आपको आना भी चाहिए। देखो, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, आपको मिलाना है कौन सी रेखा सही है। तो आपको पढ़ाया हूँ, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। पता ही होगा आपको, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद क्या है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद है उत्तरी ध्रुव वृत्त, बोलते हैं 66.5 डिग्री वाले उत्तरी में है तो उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए। 2 3 4 1, यही तो बना था, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, जो आपका ऑप्शन है वो सही आंसर है, ठीक है। इसको याद रखेगा। बाकी याद रखिए, जो 0 डिग्री लाइन है वो आपकी विषुवत रेखा है, और जो 90 डिग्री उत्तर में है वो आपका उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स भी आप याद रखिए। चलिए
चलिए आगे देखिए, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ बोल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में कथन दे रहा है आपको, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, किसके किसके बीच, कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही है इसके बारे में बताना है, बताइए। सॉरी, कौन सा सही नहीं है इसके बारे में बताना है, कौन सा सही नहीं मतलब कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए आप सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। सोच लिया? देखो यार, क्वेश्चन को रोक करके वीडियो को पॉज कर दिया करो, तब सोचा करो, क्योंकि ऐसे मैं करूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, मतलब सही, लेकिन यहाँ पे पूछा हमसे क्या है कि कौन सा गलत है, तो याद रखिए 2 और 3 गलत है। 2 और 3 गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम ये पृथ्वी को मान लें तो अगर ये 0 डिग्री रेखा है दोस्तों, तो 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री नीचे, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट होता है ये हमारा उष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ये 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव होता है, ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री नीचे जो है वो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। तो याद रखिए, जो आपका शीतोष्ण है वो ये वाला बेल्ट होता है और जो शीत है वो 66.5 के ऊपर वाला होता है। तो यहाँ पे गलत क्या दे रहा है, बोल रहा है कर्क एवं उत्तरी ध्रुव के वृत्त के बीच का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, शीत कटिबंध नहीं, ये शीतोष्ण कहलाता है। और दक्षिणी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र क्या करता है, शीतोष्ण। यहाँ उल्टा ऑप्शन दे दिया, नहीं तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता। ठीक है, तो ये शीतोष्ण है और ये शीत है। ठीक है, ये गलती किया है, इसलिए यहाँ पे जो होगा पूछा है सीधे सीधे कौन सा नहीं है, तो 2 और 3 जो है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पढ़ाई हम आपके बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं और नहीं कर पाओगे तो जान लो मेरे पास होने तो बहुत पिटाई करते हैं तुम लोगों की। ठीक है, गलती एकदम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, कहाँ से, विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री लाइन से ध्रुवों तक यानी 90 डिग्री तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या? अच्छा, अगला बता रहा है सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है जो सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो यहाँ पे दोस्तों केवल एक जो है वो सही है, क्योंकि विषुवत वृत्त से लेकर ध्रुव तक के जितने भी समानांतर रेखा खींचे गए हैं वो सभी की सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, लेकिन सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान नहीं होता है। याद रखिए, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार, अरे आकार कैसे एक समान हो जाएगा, पृथ्वी ऊपर जैसे जैसे बढ़ोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेखा छोटी होती चली गई तो आकार कैसे एक साथ कर दोगे, आकार में परिवर्तन होता है। हाँ, दूरी इनके बीच समान होती है, 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। ठीक है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो 111 किलोमीटर होती है, इसको याद रखिए। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो आकार है वो समान नहीं रहता है, इसलिए जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, केवल एक सही है। चलिए आगे देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है, बताइए। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है, बताइए। इसको देशांतरीय यामोत्तर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतरीय यामोत्तर रेखा। ठीक है, और 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो 111.321 किलोमीटर। ठीक है, और एक बात और याद रखिए, ध्रुवों की तरफ जाने पर यह घटता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होता है, यह दूरी जो है घटती जाती। क्यों? क्योंकि एक ही ध्रुव से सारी रेखाएं जुड़े हुए हैं, तो ध्रुवों की तरफ जाओगे तो एक बिंदु पे जाके सारी रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, इसलिए ऊपर जाने पर यह दूरी जो है आपस में घटती जाती है। तो सबसे ज़्यादा दूरी इसकी जो 111.321 कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, तो ये रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों विषुवत रेखा पर। इसको खोजा था गोरे नामक एक वैज्ञानिक ने, इसीलिए इसको गोरे लाइन भी बोलते हैं, ये सब याद रखिए। चलिए आगे देखिए, देशांतरी यामोत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देशांतरी यामोत्तर की बात कर रहा है और उस पर विचार करने के लिए कह रहा है देशांतरी यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं। सोचिएगा और सोच के उत्तर दीजिएगा। अगला ऑप्शन दे रहा है, इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तीसरा दे रहा है, देशांतरी यामोत्तर की लंबाई एक समान होती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, बताइए। इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों आप ऑप्शन देख लीजिए, 1 और 2, 1, 2, 3 और 2 और 3 या उपरोक्त सभी कौन से सही हैं, बताइए कौन से सही है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, याद रखिए, जैसे आप मान लीजिए आप एक ग्लोब है, तो यहाँ से जो कुछ भी रेखा खींचोगे 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, यह एक अर्धवृत्ति होती है। ठीक है,
तो अर्धवृत्त वाला सही हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है और ध्रुवों पर जाके शून्य हो जाती है। बिल्कुल यहीं से आके स्टार्ट हो रहे हैं या मिल रहे हैं, तो यहाँ पर तो शून्य हो ही जाएगी, ये भी सही हो जाएगा। देशांतरी यामोत्तर की लंबाई एक समान होती है क्योंकि पूरे पृथ्वी एक बराबर है, तो जहाँ भी खींचोगे ये लंबाई जो होगी यह एक समान होगी, यानी ये वाला ऑप्शन भी सही, यानी उपरोक्त सभी जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है, आपको ये बताना है। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो प्रमुख यामोत्तर जो रेखा होती है, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मत करिएगा क्योंकि ये समय की बात कर रहा है, ये तो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये गलती आप मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या होगा, जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन रेखा है वो प्रमुख यामोत्तर रेखा होती है। और एक चीज़ और याद रखिए, प्रमुख या तो इसका मान कितना होता है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं क्या, प्रमुख यामोत्तर रेखा। 0 डिग्री यामोत्तर रेखा को क्या बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, ये गुजरता कहाँ से है, सबसे बड़ी बात जो है, तो यह गुजरता है दोस्तों ग्रीनविच एक जगह है, ठीक है। ग्रीनविच एक जगह है, यह ब्रिटेन में है, ठीक है। और वहाँ पर एक राजकीय वेधशाला भी बनाई गई, वहाँ से ठीक है गुजरता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। और तथा इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री देशांतर है। अच्छा, यह स्थानक जो समय मापन होता है उसका आधार होता है, इसी लाइन के आधार पर अन्य देश जो है वो अपने समय का मापन करते हैं, ठीक है। 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम, दोनों तरफ इसका मापन किया जाता है। भारत जो है दोस्तों ये 82.5 डिग्री पर स्थित है। भारत से जो टाइम लाइन गुजर रही है वो 82.5 डिग्री है। भारत ने अपने बीच का एक टाइम लाइन निर्धारित किया है और 182 डिग्री है। तो इसी 182 में पृथ्वी क्या होता है, 4 मिनट में घूमती है। जब सारा गुणा करोगे तो 330 मिनट आता है। जब देखोगे आप कैलकुलेट करके तो 5.5 घंटा आ गया, यानी अगर ब्रिटेन का समय जो भी होगा उस समय में 5.5 घंटा ऐड कर दोगे तो आप भारत के समय तक पहुंच जाओगे। फिलहाल आगे आएगा क्वेश्चन। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। पहला दे रहा है, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। कर अगर 0 डिग्री लाइन और 180 डिग्री लाइन इन दोनों को मिला दिया जाए तो पृथ्वी 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, एक पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। अच्छा, आगे दे रहा है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। बताइए, आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखिए, अगर यामोत्तर और 180 डिग्री इन दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री 180 डिग्री, तो एक ऐसा ग्लोब बन जाएगा कि एक तरफ पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, एक तरफ पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। और यह एक तरफ आगे पीछे बढ़ोगे तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए दोस्तों, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है उसको हम लोग बोलते क्या है, तो इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। डेट लाइन शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, डेट लाइन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर पश्चिम की तरफ जाओगे, पश्चिमी यामोत्तर की तरफ जाओगे तो पश्चिमी गोलार्ध मिलेगा, पूर्वी यामोत्तर की तरफ जाओगे तो पूर्वी गोलार्ध मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन दे रहा है आपके सामने, करा ग्रीनिच जो जगह है ब्रिटेन में, ग्रीनिच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनिच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि इसमें से क्या सही है। कथन ये दे रहा है, कारण दे रहा है, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पढ़ाया हूँ आपको चैप्टर नंबर 1 में, पृथ्वी किधर मूव करती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तभी तो सूरज जो है पूरब में उगता है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे कारण ही यहाँ पे गलत दे दिया। तो अगर समझने वाला होगा तो फटाक से डिसाइड कर लेगा कारण गलत है और कथन सही है, ठीक है। याद रखिए, जो ग्रीनिच है दोस्तों, ग्रीनिच जो जगह है ब्रिटेन में, अगर वहाँ से आप पूरब दिशा की तरफ बढ़ोगे तो वहाँ पर समय प्लस में होता है। भारत जो है दोस्तों ये 5.5 घंटा प्लस क्यों कहा जाता है इसको, क्यों, क्योंकि ये ब्रिटेन से आगे है, पूर्वी गोलार्ध की तरफ है, ठीक है, या आगे की तरफ है और पीछे की तरफ अमेरिका पड़ता है। तो अगर ब्रिटेन का जो समय होगा वहाँ से अमेरिका की समय निकालना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी जो भी माइनस में आपका होगा वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिए, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप लोग पढ़ने के बाद बताया जरूर से क्या किया करो कि मेरा कितना नंबर आया है, उससे आपको ये पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा ना कि आखिर पढ़ने का तरीका सही है आपका या गलत है, या फिर मेरी कोई कमी है उसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। तो
इसीलिए मैं इस तरह के प्रश्न लेके आया हूँ चैप्टर वाइज और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी को अपने अक्ष में एक डिग्री घूमने में कितना समय लगता है बताइए। 1 डिग्री घूमने में, तो दोस्तों 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो है 4 मिनट। तभी तो मैंने आपसे कहा कि जो भारत की समय रेखा है वो 82.5 डिग्री मानी जाती है और इसमें आप 4 का गुणा कर दोगे तो पहुंच जाओगे 330 मिनट। 330 मिनट, 330 मिनट मतलब 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तभी मैंने कहा 5.5 घंटा, ठीक है। तो याद रखिए पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय का लेती है, 4 मिनट लगती है, यानी हर 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री क्या हो जाती है, मूव कर जाती है, ठीक है। अच्छा ये 4 मिनट निकालो भी वैसे, ये भी देख लो। तो याद रखो पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, एक चक्कर लगाने में लगता है 24 घंटे, ठीक है। और 24 घंटे में दोस्तों पृथ्वी कितना घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 4 मिनट निकल के आ जाएगा। यदि कोई स्थान ग्रीनिच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है, कितने डिग्री दोस्तों, 20 डिग्री। तो अब याद रखो 20 डिग्री पूरब में यानी 4 का गुणा कर लो, 4 दूना 8, 20 चौका 80, ठीक है। यानी 80 मिनट वहाँ पे बात आता है। 80 मिनट, 80 मिनट को क्या बोल सकते हो, तो 80 मिनट को बोल सकते हो दोस्तों 1 घंटा, 1 घंटा यानी 60 मिनट और प्लस 20 मिनट यानी 1 घंटा 20 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। तो अंतर पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो आप अंतर खुद से निकालना सीखो। अगर मैं एकदम बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री कितने में घूमता है, 4 मिनट में। तो 4 का गुणा कर लिया, 80 मिनट आ गया। अब 80 मिनट क्या है, 1 घंटा 30 मिनट है क्या है, तो आपको निकाल ही लोगे ना, समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं, भारत के किस यामोत्तर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है। तो जो भारत ने अपनी टाइमलाइन बनाई वो किसको बनाया है, 82.5 डिग्री। अच्छा यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, 82.5। तो क्या करोगे, पश्चिमी या पूर्वी, भारत किसका हिस्सा है, पश्चिमी गोलार्ध का है पूर्वी गोलार्ध का, पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। ब्रिटेन से इसकी स्थिति क्या है, पूरब की तरफ है, तो उत्तर क्या होगा आपका, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध नहीं मतलब पूर्वी, ठीक है। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा जो है, सॉरी देशांतर रेखा जो है, उसको भारत का स्थानीय समय रेखा माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर वाले चैप्टर से। ये क्या बता रहा है आपको, यह बता रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है भारत के मानक समय एवं ग्रीनिच के मानक समय में कितना अंतर है, बता दिया हूँ, प्लस 5.5 घंटा। कितना, प्लस 5.5 घंटा। कैसे है तो बता चुका हूँ, 82.5 में 4 का गुणा कर देना, 330 पे पहुँच जाओगे और उससे निकाल लोगे। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो ब्रिटेन में बज रहा है दोस्तों 2 बज रहा है, तो भारत में कितना बज रहा होगा, यानी प्लस 5.5 घंटा, 5 2 7 यानी 7.5 बजेगा। तड़ातड़ उत्तर निकालना, ठीक है। मान लो इस समय भारत में जो समय है, अगर मान लो इस समय रात के 10 बजे हैं, भारत में इस समय रात के 10 बजे हैं दोस्तों, तो आपको निकालना है कि ब्रिटेन में कितना बजा होगा। तो क्या करना है, यहाँ से 5.5 घंटा माइनस कर लेना, ठीक है। आप पहुँच जाओगे कहाँ पे, ब्रिटेन वाले टाइम पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी और भी बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 में जो है वो आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। उससे संबंधित प्रश्नों को भी आज ही मैं आपको पढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, 7-8 प्रश्न। चलिए ये अब आ गया हमारे सामने चैप्टर नंबर 3, यानी हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से कवर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों पृथ्वी की गतियाँ। तो देखो मैं आपको बहुत बोर नहीं करने वाला हूँ, जितना अच्छा प्रश्न बन सकता है उतना ही बनाऊंगा। मेरा यार ये टारगेट नहीं रहता यार कि चलो एक चैप्टर में उठा के 100 क्वेश्चन करा दूंगा, 500 करा दूंगा, बहुत नाम नहीं करना मुझे, ठीक है। आपको अच्छे से समझाना है, उतना ही क्वेश्चन लेके चलना जितना बन सकता है। फालतू में क्यों बनाऊंगा मैं क्वेश्चन, तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पे सिर्फ 8 क्वेश्चन है आपके सामने और 8 क्वेश्चन पे बात करूंगा। चलिए बताइएगा आप कितना उत्तर आपका सही हो रहा है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। कहां पर, अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। 2 नंबर पे दे रहा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करना परिक्रमण कहलाता है। कौन सा उत्तर सही है बताइए। तो जाहिर सी बात आपको उसका उत्तर पता ही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। अच्छा घूर्णन को याद रखो दोस्तों, घूर्णन को परिभ्रमण भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर दे दिया परिभ्रमण तो आप गलती से गलत कर सकते हो, ठीक है। और परिक्रमण माने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने धुरी पे घूम रहा है तो उसको परिभ्रमण भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी दोनों ऑप्शन सही है तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका होता है बताइए। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका होता है बताइए। तो 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, पता है ना आपको, 23.5 डिग्री। अच्छा कभी कभी एग्जाम में आपको फंसाता है दोस्तों, अगर कच्छी सतह से इसका झुकाव पूछ ले कि कच्छी सतह से पृथ्वी अपना कितना कोण बनाती है कच्छी सतह से, तो आप क्या बताओगे, तब बताना भैया 66.5। ये वर्ड याद रखो दोस्तों, कच्छी सतह, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछ करके आपको परेशान कर सकता है।
अगर खाली आपसे पूछे कि पृथ्वी कितने डिग्री झुकी है तो 23.5 डिग्री, लेकिन अगर वहीं पूछ दे कि कच्छी तल पर कितना का कोण बनाती है, कच्छी तल पर कितना का कोण बनाती है, कच्छी सतह पर कितना का कोण बनाती है, कच्छी सतह से पर नहीं, कच्छी सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो बताना आप 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा, गलती मत करिएगा यहाँ पे, क्योंकि गलती होने के चांसेज हैं। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न दे दिया। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान का सही स्थिति का ज्ञान किया जाता है या उसके मालूम पड़ता है। सी नंबर है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? याद रखिए दोस्तों, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वृत्त। अब हो सकता है कि कई सारे लोग इसके बारे में न पढ़ें, तो मैं बता दूं कि पृथ्वी जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, जितना भी ऊष्मा की प्राप्ति होती है पृथ्वी को सूर्य से, उसके आधार पर यहाँ डिफाइन किया जाता है। कैसे? अच्छा, एक चीज़ तो आप मानते हो ना कि पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाब है। तो चलो हम एक प्रकार से मान लेते हैं, गोलाब, गोल मान लो, गोल के समान मान लो, गोलाब, गोलाब तो एग्जैक्ट सही है। इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही भाग पर रोशनी मिल सकता है, इसके पिछले भाग पे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ग्लोब पर एक तरह का वृत्त बनता है। जैसे मान लो ये वृत्त एक बनता है, निर्धारण करता है कि इसकी इस साइड जो है उजाला है और इसके ठीक पीछे साइड क्या है? अंधेरा है। तो यही जो वृत्त बन रहा है दोस्तों, इसी को प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वृत्त। और ये किसी एक जगह पर नहीं होता है, ये जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करेगी, घूमेगी अपने अक्ष पर, वैसे वैसे ये प्रदीप्त वृत्त बदलता जाता है, स्थान उसका बदलता जाता है। समझ रहे हो? और हर 4 मिनट पे 1 डिग्री घूमती है, तो ये भी फोकस करो। अगला बोल रहा है, ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। अगला दे रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन, और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा का परिक्रमण, या उपरोक्त सभी। बताइए ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? देखिए, दिन रात का नहीं पूछ रहा है। दिन रात तो इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? अपने अक्ष पर घूम रही है, रोटेट कर रही है, उसके कारण दिन रात होता है। यहाँ बात कर रहा है ऋतुओं की। तो याद रखिए, ऋतुओं की बात जब भी होगा तो याद रखो परिक्रमा के कारण से होता है। पृथ्वी जो भी परिक्रमण गति करती है, परिक्रमा करती है सूर्य की, उसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मतलब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में जब परिवर्तन होता है, तब जाके ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तब जाके क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना भी एक ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण बनता है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अपने अक्ष में घूर्णन काल दिन रात होते हैं। ठीक है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु, ये 4 तरह की ऋतुएं आती हैं। कौन कौन सी? एक गर्मी होती है, एक सर्दी होती है, एक शरद होता है, एक बसंत होता है। ये 4 तरह की ऋतुएं बनती हैं। और ये परिस्थिति कैसे बनती है? जो पृथ्वी परिक्रमण गति कर रही है उसकी वजह से बनती है। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा की प्राप्ति अधिक होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं 21 जून को। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को क्या कहते हैं? बताइए, पढ़ाया हूँ आपको। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है दोस्तों उत्तरी अयनांत। और ये कंडीशन कब होता है? 21 जून को। इसके विपरीत 6 महीने बाद दोस्तों दक्षिणी अयनांत होता है, जिस दिन मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है डायरेक्ट। ठीक है, उस दिन मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, और इस अगर आज की बात कर लें, 21 जून की बात कर लें, तो आज के दिन मकर पे क्या होगा? मकर जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है, वहाँ पर जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो उसको दक्षिणी अयनांत कब बोलेंगे? जब मकर पे चमकेगा, तब दक्षिणी अयनांत। ठीक है, आगे देखिए, आ भी गया आपके सामने। दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी अयनांत में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल सही है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतुएं होती हैं। छोटे दिन और लंबी रातें वाली ऋतुएं होती है। ये गलत बोल दिया। अगर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पे पड़ेगा तो यहाँ पर भी बड़ा दिन होगा। बताइए, बड़ा दिन होगा और छोटी रातें होगी। तो उल्टा बोल दिया, छोटा दिन बड़ी रात। ठीक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
ये कंडीशन जो अगर ऑप्शन 3 को लेके चलें तो 21 जून वाली कंडीशन बनती है, यहाँ पे नहीं बनेगा, मतलब आपका 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 और 2 बिल्कुल सही है, यहाँ सभी मत कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन बनता कब है दोस्तों, तो 22 दिसंबर को बनता है, ठीक 6 महीने बाद। 21 जून से अंगुली पे गिन लीजिए, ठीक 6 महीने बाद 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत की कंडीशन बनती है। ओके, और याद रखिए। चलिए 7वां क्वेश्चन है, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, बताइएगा। विषुव के संदर्भ में कौन सा सत्य है। बोल रहा है इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती हैं, यानी जो 0 डिग्री लाइन है उस पे डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। बिल्कुल यार, सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। कैसे, याद रखिए, जब विषुवत वृत्त पर सीधा प्रकाश पड़ता है तो उसको विषुव बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। ये कंडीशन कब बनती है दोस्तों, तो ये कंडीशन बनती 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 2 दिन यह कंडीशन बनता है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट 0 डिग्री लाइन पे पड़ती हैं तो इसका नाम क्या दिया जाता है, तो विषुव बोला जाता है। कब कब, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु होता है, इसके विपरीत। ठीक है, यहाँ पे शरद ऋतु होता है और यहाँ पे कौन सा ऋतु होता है, बसंत ऋतु होता है। याद रहेगा आपको, शरद और बसंत याद रहेगा। चलिए तो याद रखिएगा, बाकी यहाँ पे सही, सभी सही हैं। आखिरी प्रश्न आपके सामने आ रहा है इस चैप्टर का, जो पृथ्वी की गतियाँ चैप्टर नंबर 3 था, उसका आखिरी प्रश्न आपके सामने है। लीप वर्ष या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। तो आपको पता होगा लीप वर्ष या आदि वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, यानी दिनों की संख्या 366 हो जाती है। जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि पृथ्वी 365 दिन में अपना चक्कर लगाती है, गलत है। 365 दिन और 6 घंटा और पृथ्वी को लगते हैं तब चक्कर लगाती है। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटा, और यही 6 घंटा जब 4 साल तक जुड़ते हैं तो 6 चौका 24 घंटा हो जाता है, और 24 घंटा बराबर क्या हो जाता है, एक दिन। तब जाके वो हर चौथा साल क्या होता है, लीप ईयर के रूप में मनाया जाता है। याद रहेगा, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 भी कवर करेंगे, और चैप्टर नंबर 4 का नाम है दोस्तों मानचित्र। मानचित्र में ज़्यादा नहीं दोस्तों, मैं परेशान नहीं करूंगा, मात्र 6 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा, वो आपको बताना है। अगर आप उतना भी कर ले जा रहे हो तो मतलब आप अभी क्या है ना यार, देखो आप क्लास 6 के लेवल पे काम कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों को लगा बड़ा आसान है सर, ये तो सब तो हो जा रहा है, घबराओ मत। अभी 6 पढ़ रहे हो ना, 6 समाप्त होने तो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। 6 7th में आएंगे, 8th में आएंगे, पहुंचेंगे क्लास 10 तक, देखेंगे कितना बुद्धि आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो पढ़ते चलो ना साथ में, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी कर लिया करो। ये नहीं सोच रहे हो कि क्लास 6 के बच्चों को मैक्सिमम कहाँ तक लेके जाया जा सकता है, तो ये मत सोचो कि आप बहुत तेज हो गए, आपके लेवल का नहीं दे रहा हूँ। ये तो मैं ये बता रहा हूँ कि कक्षा 6 की किताब से अगर क्वेश्चन को बनाया जाए तो भी क्या आप क्वेश्चन को गलत कर पाते हो या सही कर ले जाते हो, मैं तो इसके लिए चेक कर रहा हूँ ये। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न देखिए आपके सामने जो आ रहा है, मानचित्र से संबंधित प्रश्न है, और ये चैप्टर नंबर 4 है आपके ज्योग्राफी का। और कौन से ज्योग्राफी का, तो एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर हम लोग चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का, और क्लास है दोस्तों क्लास 6। ठीक है, और हम लोग कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी को। तो आइए इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे दे रहा है, आपके सामने जो दे रहा है देखिएगा, पहले दे रहा है यहाँ सीधे सीधे दे रहा है कि भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। मैं आपको पढ़ाया था, बताइए भौतिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, पर्वत को, पठार को, मैदान को, महासागर को, देश या राज्य की सीमाओं को। बताइए किसको शामिल किया जाता है। आपके सामने जो ऑप्शन है ए 1 3 5, 1 2 4 5, 1 2 3 4, या फिर लास्ट में आपका ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए किसे शामिल किया जाता है भौतिक मानचित्र, यानी फिजिकल मैपिंग में किसको हम शामिल करते हैं। फिजिकल मैपिंग मैंने आपको पढ़ाया था, अगर कर ले जा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो सुनो ध्यान से। मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल मैपिंग में क्या होता है, जो भी प्राकृतिक चीज़ होती हैं, इसमें से क्या प्राकृतिक चीज़ है, पर्वत प्राकृतिक है, पठार प्राकृतिक है, मैदान प्राकृतिक है, महासागर प्राकृतिक है। लेकिन देशों को जो है हमने डिसाइड किया है, देशों को हमने डिसाइड किया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो देशों की सीमाओं को नहीं, ये पॉलिटिकल मैपिंग में आएंगे, और सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये होता है फिजिकल मैपिंग। यहाँ पे देखिए राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। तो ये अभी पीछे मैं आपको बता चुका, ये होता है पॉलिटिकल मैप। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, राजनीतिक मानचित्र। और फिजिकल में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी प्राकृतिक चीज़ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। अब समझ में आएगा कि कितना उत्तर आपका सही है और कितना गलत है। बताइए थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, और 3 नंबर पे दे रहा है वन तथा उद्योग
उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। बताइए थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर सड़क को भी, वर्षा को भी तथा वन और उद्योगों, जो कुछ भी मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, ठीक है, जैसे सड़क, तो सड़क की एक मैपिंग बना दिया, वर्षा उसका एक मानचित्र कि वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वन वाले क्षेत्र हैं, उद्योग वाले क्षेत्र हैं, तो इन सबको दोस्तों थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। एक सैम्बल के तहत जो है इसको इंडिकेट करते हैं, ये थीमेटिक मानचित्र है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा गया है? किस दिशा को प्रधान दिग्बिंदु माना गया है? तो प्रधान दिग्बिंदु किसे माना गया? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। बताइए किसको माना जाता है प्रधान दिग्बिंदु? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो यार कंफ्यूज हो जाओगे। अरे प्रधान दिग्बिंदु दोस्तों इन सभी को माना जाता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यही तो 4 आपकी दिशाएं हैं यार, ये सभी की सभी प्रधान हैं। हाँ, इसके बीच की, जैसे आपने ले लिया उत्तर पूर्व, जैसे आपका उत्तर ये था, पूर्व ये था, ठीक है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, दक्षिण है, तो ये उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये जब जा लेते हो बीच वाली, ठीक है, तो प्रधान वाली जो होती है आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपका क्या हो गया? प्रधान हो गया। और ये जो बीच बीच की 4 दिशाएं होती हैं तो ये अलग होती हैं। ठीक है, तो याद रखो प्रधान जो आपका क्या है? दिग्बिंदु, और बाकी बीच की दिशाएं। चलिए 5वें क्वेश्चन है आपके सामने, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? बताइए रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है मानचित्र के संदर्भ में? ऑप्शन ए है जिन प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी हो, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र पर स्तर पर सहमति बनी हो, जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया गया हो, या उपरोक्त सभी। बताइए रूढ़ प्रतीक किसको बोलते हैं? रूढ़ प्रतीक, तो याद रखिए ऐसे प्रतीक जिनका उपयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी हो, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर वो माने जाते हो। जैसे, और आपको तो पता होगा कि मैंने बताया था कि मानचित्र के जो होते हैं कितने घटक होते हैं, तो कुल 3 घटक होते हैं दोस्तों। एक होता है दिशा, एक होता है दूरी, और तीसरे नंबर पे होता है आपका प्रतीक। दिशा, दूरी और प्रतीक। ठीक है, तो प्रतीक भी क्या है? यह मानचित्र का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट घटक है, और इसी के माध्यम से मानचित्र जो है खींचा जाता है और देशों की कल्पना की जाती है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई या जो भी चीज़ें वो कितनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रतीकों के संदर्भ में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, इनको रूढ़ प्रतीक बोला जाता है। जैसे रेलवे लाइन को दर्शाना हो गया तो इस तरह का हो गया, ठीक है। इसी तरह से पक्की सड़क हो गया, गिरजाघर हो गया, कच्ची सड़क हो गया, ये सब रूढ़ प्रतीकों के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसी तरह दोस्तों एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा आप वो मत होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि अभी आपके सामने आप कक्षा 6 के क्वेश्चन को कर रहे हो। जब 7th में आओगे तब पता चलेगा कि और भी क्वेश्चन लेवल कैसे कठिन से कठिन बन सकते हैं। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? आपको इसको बताना है, सत्य कथन बताना है। 1 नंबर पे दे रहा है, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। दूसरे नंबर दे रहा है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। आपको यहाँ बताना है दोस्तों कौन सा सही है, बताइए, पढ़ लीजिए एकदम इत्मीनान से। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर, मतलब पैमाने पर आधारित नहीं है, ऐसे ही याददाश्त या स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है, उसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। या दूसरा दे रहा है, एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया हो, यह रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और आगे इसी तरह का सुबह शाम मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर हैं हर एक सब्जेक्ट के, सभी का लेके आऊंगा। ठीक है, ताकि आप उनको पढ़ करके, एनसीईआरटी के हर चैप्टर को पढ़ करके उससे संबंधित प्रश्नोत्तर को अगर आप कर ले जा रहे हो बेहतरीन ढंग से, जान लो आपकी तैयारी एकदम मजबूत होती चली जा रही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु उसको देख पाएँ।